मैं बुरी तरह से घायल हो जाता हूँ। पहले हुआ कि FIR कर दो, इसके बाद मैं ट्रीटमेंट के लिए जाओ, लेकिन हमारे पीछे जासूस पड़ा हुआ था कि जब हॉस्पिटल पर जाएंगे तो अटैक कर देना है। ये जितने भी अकूज है ये सब पुलिस स्टेशन के दलाली करते हैं, यानी पुलिस थाना इनके कब्जे में है, पुलिस थाना के एक कब्जे में नहीं है, और पुलिस रक्षक ही भक्षक है, ये मैं साबित करूंगा। और यदि साबित नहीं होगा तो मैं आजीवन कारावास के लिए तैयार हूँ। DGP साहब से 4 बार मिले, महामहिम राज्यपाल महोदय से भी मिले, उनको सिचुएशन सुन के आंख से आंसू आ गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। बिहार के छपरा जिले में एक आर्मी का जवान सरकार से, पूरे प्रशासनिक तंत्र से न्याय की गुहार लगा रहा है, लेकिन न तो DGP न तो SP कोई नहीं सुन रहा। थानेदार पर दबंगों के साथ मिलकर उनके खिलाफ साजिश रचने का आरोप भी लगा है। अब तो आर्मी के जवान ने राज्यपाल के पास भी लिखित शिकायत कर डाली है, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है। ये आरोप लगाए जा रहे हैं आर्मी से रिटायर्ड सूबेदार मेजर दीनानाथ सिंह के द्वारा। दरअसल छपरा के इसवापुर थाना क्षेत्र में जमीन विवाद का ये मामला सामने आया है, जहां आर्मी ऑफिसर दीनानाथ सिंह पर दबंगों के द्वारा जानलेवा हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया गया था। ये घटना 3 अप्रैल 2024 की बताई जा रही है। आर्मी ऑफिसर दीनानाथ सिंह ने इसवापुर थाने के भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध लापरवाही, अपराधियों से मिलीभगत तथा पद के दुरुपयोग के संबंध में तत्काल कार्रवाई एवं निलंबन की मांग भी की थी। तो पूरा मामला है सूबेदार मेजर दीनानाथ सिंह से जुड़ा हुआ ये मामला है। भारतीय सेना में 32 वर्षों तक निष्ठा, अनुशासन और देशभक्ति के साथ सेवा करने वाले दीनानाथ सिंह को अपनी ईमानदारी और सेवा के बावजूद भ्रष्टाचार, लापरवाही और सत्ता के दुरुपयोग का शिकार बनना पड़ा है। दीनानाथ सिंह पर निर्मम तरीके से हमला किया गया और जान से मारने का प्रयास भी किया गया। स्थानीय पुलिस ने अपने कर्तव्यों का घोर उल्लंघन करते हुए निष्पक्ष कार्रवाई भी नहीं की। बताते चले कि यह हमला दिनांक 25 अप्रैल 2024 को हुआ था। दीनानाथ सिंह बताते हैं कि उस दिन मेरे एवं मेरे छोटे भाई पर हमारे ही गांव परसा, थाना इसवापुर, जिला सारण में कुछ व्यक्तियों ने लोहे की रॉड और धारदार हथियारों से उन पर जानलेवा हमला किया। मुझे सिर पर गंभीर चोटें आई थी, 4-5 टाके भी लगे और अत्यधिक रक्तस्राव भी हुआ। मेरे छोटे भाई को भी सिर पर गहरी चोटें आई। यह हमला पूर्व नियोजित था और हमें जान से मारने की नीयत से यह हमला किया गया था। उस दिन मैं अपने भाई के साथ जमीन मापी के लिए गया था। अपने ही गांव में मेरी जमीन है, लेकिन वहां ये दबंग पहुंच गए और मेरे ऊपर और मेरे भाई के ऊपर हमला कर दिया। दीनानाथ सिंह आगे बताते हैं कि अस्पताल में भी जब उपचार के लिए पहुंचा तो वहां भी दूसरी बार हमला किया गया और ये सब पुलिस की मिलीभगत से हुआ है। दीनानाथ सिंह ने बताया कि जब मैं उपचाराधीन था तभी मुख्य अभियुक्त पप्पू सिंह और उसके साथी अस्पताल में दोबारा हमला करने पहुंचे और आश्चर्यजनक बात यह रही कि यह घटना पुलिस अधिकारियों की उपस्थिति में हुई। 3 पुलिस वालों पर दीनानाथ सिंह ने मिलीभगत का आरोप लगाया है। निरीक्षक कमल राम, थाना प्रभारी इसवापुर थाना, उप निरीक्षक उमेश प्रसाद, वाहन 112 प्रभारी, सहायक उप निरीक्षक कुंदन कुमार। इन अधिकारियों ने न केवल कोई कार्रवाई की बल्कि हंसते हुए अपराधियों से हाथ मिलाते भी देखे गए। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो प्रमाण मेरे पास उपलब्ध है, जिसे मैं किसी भी सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत करने को तैयार हूं। आरोप ये भी लगे हैं कि झूठी प्रति FIR दर्ज कर प्रताड़ित भी किया गया है। दीनानाथ सिंह ने आगे कहा कि मेरी शिकायत और प्राथमिकी संख्या 107/2024 दर्ज होने के बाद थाना प्रभारी कमल राम ने 5 दिनों बाद दुर्भावनापूर्ण ढंग से झूठी प्रति FIR संख्या 109/2024 दर्ज की। यह प्राथमिकी ऐसे व्यक्ति द्वारा दर्ज कराई गई जो घटना के समय बिहार में उपस्थित ही नहीं था, जैसा कि जांच में स्पष्ट हुआ है। इसके समर्थन में कोई चिकित्सकीय रिपोर्ट या चोट का प्रमाण भी नहीं है। यह स्पष्ट रूप से सत्ता का दुरुपयोग है और वास्तविक अपराधियों को बचाने का प्रयास है। दीनानाथ सिंह ने कहा है कि उच्च अधिकारियों को अनेक शिकायतें भी की गई पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पिछले 1 वर्ष में मैंने व्यक्तिगत रूप से निम्न अधिकारियों को शिकायतें प्रस्तुत की है: उपाधीक्षक DSP मसरख, पुलिस अधीक्षक SP सारण, उप महानिरीक्षक यानी DIG सारण रेंज, पुलिस महानिदेशक यानी DGP बिहार पुलिस पटना। तो मैंने स्वयं DGP महोदय से 3 बार मिलकर प्रकरण उनके सामने रखा, परंतु कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। उल्टे दोषी
अधिकारी आज भी पद पर बने हुए हैं और मुझे एक सेवानिवृत्त सैनिक को लगातार परेशान कर रहे हैं। जय हिंद। मैं सूबेदार मेजर दीनानाथ सिंह रिटायर्ड छपरा जिला ईश्वरपुर थाना का निवासी हूँ। हम 4 ब्रदर्स इंडियन आर्मी से हैं। सेकंड भाई और मैं अप्रैल 2024 में अपने घर पर छुट्टी आए थे और वहाँ पर ट्रैक्टर से मिट्टी डाल रहे थे अपने ज़मीन पर। तभी हमारे गांव के राकेश सिंह, शैलेश सिंह और शक्ति सिंह तीनों आकर अटैम्प्ट कर देते हैं। मैं बुरी तरह से घायल हो जाता हूँ। घायल होने के बाद मैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गए। वहाँ गए तो पहले थाना पड़ता है, फिर प्राथमिक स्वास्थ्य है, यानी उसकी हार्डली 200 मीटर डिस्टेंस है। वहाँ जाने के बाद पहले हुआ कि FIR कर दो, इसके बाद मैं ट्रीटमेंट के लिए जाऊँ। लेकिन हमारे पीछे जासूस पड़ा हुआ था कि जब हॉस्पिटल पर जाएंगे तो अटैक कर देना है। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के ऊपर मैंने ट्रीटमेंट के लिए गया। वहाँ पर प्रमोद कुमार सिंह जो 87 गांव का है, वल्द स्वर्गीय राम नरेश सिंह जिसकी वेल अभी रिजेक्ट भी हुई है, और ये जितने भी एकूज है ये सब पुलिस स्टेशन के दलाली करते हैं। यानी पुलिस थाना इनके कब्जे में है, पुलिस थाना के एक कब्जे में नहीं है। ये स्पष्ट है, ये बिल्कुल श्योर है कि पुलिस इंस्पेक्टर जो भी है, इसके बाद 112 गाड़ी का वहाँ इंचार्ज आता है सब इंस्पेक्टर उमेश प्रसाद। उसमें अकेला वो नहीं था, एक आर्मी का रिटायर भी था, एक लेडीज़ पोस्टर लेके पीछे बैठी हुई थी। किसी ने वहाँ पर कोई नेगोशिएशन किया और 8 लोग इकट्ठा होकर हमको चारों तरफ से घेर लिया। और मेरा सेकंड भाई जो संजय कुमार सिंह नायक है, वो प्रेजेंट सर्विस में हैदराबाद पोस्टेड थे, वो पर्ची स्लिप बनाने चले गए और CCTV फुटेज में सारी घटना कैद हो गया। इसके बाद में हम फिर वापस जाते हैं खून से लथपथ हालत में। 5 इंच × 1 सेंटीमीटर बोन डिप मेरा फट गया था रट से। इसके बाद हम पहुंचते हैं थाना प्रभारी के पास, कमल राम के पास। कमल राम को पता था, ये पूर्व नियोजित प्लान था कि पुलिस हमारे साथ गाता है, अब कोई भाग के पुलिस के पास ही जाएगा ना, और पुलिस रक्षक ही भक्षक है, ये मैं साबित करूंगा, और यदि साबित नहीं होगा तो मैं आजीवन कारावास के लिए तैयार हूँ। इसके बाद में तो कमल राम का वर्डिंग ये था, क्या बात है, ऐसा ही होगा, यही वर्ड था उसका। और उसने कोई कार्रवाई नहीं किया, बेंच से उठ के खड़ा तक नहीं हुआ। CCTV फुटेज वहाँ भी तो लगा है। वहाँ से हम चले गए मसरक प्राथमिक स्वास्थ्य में टाका लगा। वहाँ से हम सदर हॉस्पिटल गए। सदर हॉस्पिटल जाने के बाद में हमारा ट्रीटमेंट हुआ। ट्रीटमेंट होने के बाद में दोपहर हम DM अमन समीर से मिलने के लिए पहुँचे, क्योंकि SP थे नहीं, गौरव मंगला साहब। अमन समीर बोला मैं क्या करूँ, SP को बताओ। SP साहब मिले नहीं। SP साहब से अगले दिन पट्टी बांधे हुए सब गए, तो बोला ये वही है जो 20 बार फ़ोन किया था, यानी उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं लिया। और मैं वापस अपना ट्रीटमेंट करा रहा था। इसके बाद में उन तीनों का बेल रिजेक्ट होता है, लेकिन पुलिस ने उनकी जन्म कुंडली छिपा लिया, एक क्रिमिनल रिकॉर्ड दिया, जबकि उनके ऊपर IO को चेंज किया गया कि तो IO ही उस दिन था, उसके सामने हमला हुआ है। और जब पुलिस स्टेशन है किस लिए भी हर सरकार उनको ये सैलरी दे रही है। जब गुंडे मौलिया के साथ ही उनको रहना है तो बाकी शरीफ कहाँ जाएंगे। और मैं ये तीनों इंस्पेक्टर की हालात से पता चलता है कि ये जो पुलिस है वो सिर्फ डिसिप्लिन अफसर्स के लिए, डिसिप्लिन आदमी के लिए और गरीब दुखी के लिए, बाकी तो इनके सब दोस्त हैं। ये फैक्ट है, इसमें एक पैसे की भी गलती नहीं है। गलती होगा तो मैं तो बोल रहा हूँ, मैं आजीवन कारावास के लिए तैयार हूँ, मेरे पर मानहानि का केस दर्ज करे। दूसरी नंबर, इनकी यहाँ से बेल रिजेक्ट होता है तो IO चेंज हो जाता है, तो दूसरा IO को लगाया गया मनीष कुमार। उसने सही ड्यूटी किया, 5 क्रिमिनल रिकॉर्ड दिए, और इनकी बेल रिजेक्ट होता है। फिर फरार घोषित होते हैं, कहीं फरार नहीं थे, सब घूम रहे थे, लेकिन पकड़ने की किसी ने कोशिश नहीं किया। मैंने बताया भी कि वो यहाँ है, तो बोला कि नहीं, वो भारत का राष्ट्रपति है, उसको थोड़े अरेस्ट कर सकते हैं, ये हालत है। तो भूमिका वहाँ पर गलत हुआ, क्योंकि उसको किया नहीं गया। और घटना के 4 दिन बाद में
यानी 25 को घटना होता, 28 को एक एएसआई कुंदन कुमार थे, जो आज के डेट में अमनौर पोस्टिंग गए, अमनौर से भी शाहजीपुर में है। वो बाबू ने क्या किया, इंस्पेक्टर बाबू ने कितना सेटिंग है कि विक्रम कुमार के नाम से एफआईआर हमारे 3 भाई के ऊपर कर देते हैं। काउंटर केस होता है, ये मैं भी जानता हूँ, लेकिन जिसने झगड़ा किया वो नहीं किया, क्योंकि उसका कोई औचित्य नहीं बना। तो सिवान में जो आदमी था, तो तुरंत हम सीडीआर की मांग कर दिए। सीडीआर डायरी में मेंशन है, सीडीआर आ गई कि ये तो सिवान में था, लेकिन कोर्ट के लोग दिए नहीं। तो मैंने भी एबीपी अप्लाई किया था, हमारी तीनों की भाई की बेल रिजेक्ट हो गई। यानी यहाँ स्पष्ट करना चाहते हैं कि ईसुआपुर पुलिस स्टेशन ने केस दर्ज किया कि गधे ने सिंह से मार के घायल कर दिया, और कोर्ट अपर जज एडीजी 5 लोअर कोर्ट छपरा, उनकी भी कंप्लेन हम हाई कोर्ट दिए हैं, वो बेल खारिज कर देते हैं। इसके बाद हम डिस्ट्रिक्ट जज अमित गर्ग साहब से मिले, वो बोले कि हाई कोर्ट जाऊँ, ये कहीं नहीं जाऊँगा, मैं जेल जाऊँगा, मैं सीधा जेल जाऊँगा। बट उसके ऊपर 109 की भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी डायरी में अनुसंधान में डीएसपी अमरनाथ साहब ने स्पष्ट किए हैं कि वो बंदा सिवान में था, अनुपस्थित होने का मजबूती से प्रदान करता है, और थाना कांड संख्या 109 का जो इन्फॉर्मेंट है वो बुलाने से आता ही नहीं है, अनुसंधान में सपोर्ट करता था ही नहीं तो कहाँ से करेगा। तीसरी नंबर, थाना की कमज़ोर रिस्पॉन्स, वो सही अनुसंधान के तरफ गए हैं, लेकिन आरोप पुलिस हैं तो पुलिस महकमा पर नहीं लगाए हैं। लेकिन यदि इसकी गहराई से अनुसंधान होगा तो ये तीनों इंस्पेक्टर एकूज से भी बड़ा एकूज है, जो कंधे पर सितारे लगा करके और अपने ज़मीर को बेचे हुए हैं। हाँ, जिसने मेरे ऊपर हमला किया, अटेम्प्ट टू मर्डर किया, वो किस करना था उसको। अब 109 के इन्फॉर्मेंट से पूछा गया कि भाई तेरी इंजरी रिपोर्ट कहाँ है, बोला हम घर में ही ठीक हो गए थे। और 109 का एफआईआर पढ़ा जाए, कैसे कैसे उसने मनगढ़ंत किया है। तो 109 से मुझे डर नहीं है, ये तो हम पूरी देश को दिखाना चाहते हैं कि भारतीय न्याय संहिता, सीआरपीसी, आईपीसी, ये सब किस लिए है। उसको चलाने वाला तो कमल राम, उमेश प्रसाद और कुंदन कुमार लोग जैसे ही है ना। उसको चलाने वाले तो कुंदन कुमार और कमल राम जैसे थाना प्रभारी हैं, जो गुंडा मौलियों के साथ मिलकर रहते हैं। फिर 5 क्रिमिनल रिकॉर्ड कहाँ से आया। और यदि बाहर के आदमी को, आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट के, आउट ऑफ स्टेट के आदमी के नाम से घटना में शामिल करके एफआईआर कराया जा रहा है, तो एक क्रिमिनल कंस्पायरेसी का केस बनता है। बीएनएस की धारा 115 और 117 के अनुसार पुलिस के ऊपर एफआईआर होना चाहिए, और जिसने किया है उसके ऊपर आईपीसी 211। कारण कि मुझे बचाव में किसी का पक्ष नहीं चाहिए। मैं आज तक डीजीपी साहब से 4 बार मिले, महामहिम राज्यपाल महोदय से भी मिले, उनको सिचुएशन सुन के आँख से आंसू आ गया, बट जवाब किसी ने कुछ कहीं नहीं दिया। वो बोले कि हम डीजीपी साहब से बात करेंगे। तो डीजीपी विनय कुमार साहब से हम 4 बार मिल लिए, लेकिन हम जहाँ जाते हैं वो वहीं वापस कर देते हैं। तो फिर क्या सुधार होगा सिस्टम का। यदि मैं गुनाह किया हूँ तो मैं जेल जाने के लिए तैयार हूँ। इंडियन आर्मी से है तो क्या है, मैं जेल जाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन जिन्हें जानबूझकर क्रिमिनल टेस्ट पास किया, ना उसका ज़मीन है ना जायदाद है, पूरी गांव में नहीं है, तो उसने क्या किया, अटेम्प्ट टू मर्डर किया। काश यदि उस दिन हम अपने कानून और लॉ और अपनी इंडियन आर्मी की गरिमा को छोड़कर हम भी कुछ कर देते, तो पेपर में हेडिंग छाप देता और पुलिस मुझे दबोच लेती, क्योंकि पुलिस गलत के साथ खड़ी है। तो आपसे मेरी आग्रह यही है कि ये पुलिस अफसर जितने भी सीनियर अफसर बैठे हुए हैं, एसएसपी आशीष साहब डीआईजी बन के सहरसा चले गए, व्हाट्सएप चैट की
प्रेजेंट एसपी साहब हैं उनसे व्हाट्सएप चैट को पूरा चेक किया जाए। उसने 14 बार लिखे हैं कार्रवाई होगी, कार्रवाई होगी, कार्रवाई होगी। क्या कार्रवाई होगी? आज तक तो उसने तीनों इंस्पेक्टर को बुलाकर पूछे ही नहीं। अब सेकंड आईओ जब अच्छा ड्यूटी किया तो वो चला गया, तो थर्ड जिसके ऊपर आरोप है उसी को लगा दिए। तो डीआईजी नीलेश साहब से 4 बार मिले, एसएसपी आशीष साहब से मिले, क्या मिला? मुझे कुछ नहीं मिला है। एसएसपी आशीष साहब नाउ डीआईजी सहरसा वो लिख के गए कि ग्रामीण एसपी देख रहे हैं, और ये कन्फर्म नहीं हुआ कि ये पुलिस के एकूज के साथ ये तीनों इंस्पेक्टर का नियोजित प्लान था, तो मैं जेल जाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन जिसने हम पर हमला किया उसको किस करना चाहिए था ना, वो किस क्यों नहीं किया? क्योंकि ईश्वरपुर पुलिस स्टेशन की फितरत है, आदमी रहे या ना रहे केस हो जाता है। तो दैट इज़ माई मेन पॉइंट कि जब इन्फॉर्मेंट एफआईआर करने वाला था ही नहीं तो बयान कैसे लिया, और है तो उसकी दिखाया जाए। विटनेस कैसे उसको मिल गया? जब विक्रम कुमार इन्फॉर्मेंट था ही नहीं तो उसको गवाह देने वाला कैसे दे दिया? वो लिखता है कि राइफल फायर हुआ, गवाह बोलता है कि फायर नहीं हुआ, चेन चीटिंग नहीं हुआ। इसके बाद में ये पुलिस की संयंत्र इसमें शामिल है, और ईश्वरपुर पुलिस के 3 इंस्पेक्टर के कंप्लेन करने के बावजूद भी इसने ऊपर के जो सीनियर अफसर है किसी ने कोई अभी तक कार्रवाई नहीं की, ना लेटर का जवाब दिया। हमारे सेना भवन, हमारे भाई लोग जहाँ जहाँ पोस्टेड है वहाँ से कई बार लेटर आया हुआ, करस्पॉन्डेंस हुआ है, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया, सिर्फ टाल मटोल किया गया। तो हम इंडियन आर्मी के आधे जीवन इसी के लिए दिए, ये दिन देखने के लिए। राज्यपाल महोदय के पास भी गए, वो बुलाए, मेरी बात आधे घंटे सुने, फॉर्मेट चेंज कराए, एप्लीकेशन मंगाए, लेकिन उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं हुआ। ये सिस्टम कहाँ है? चाहे किसी की भी सरकार हो, उससे मुझे मतलब नहीं है, लेकिन ये लोग करते क्या हैं? ये लोग क्या करते हैं? दिन रात पुलिस स्टेशन को अपने कब्जे में करके रखा है, और उस एसएसपी साहब को बताते बताते तंग आ गए। लेकिन हम भी छोड़े नहीं कि नहीं, हम तो बताते रहेंगे आपको, आप जब तक एक्शन नहीं लेंगे। अब उनको तो मुझे फंसाने कोई विकल्प मिला नहीं, तो बोला कि हाँ, ये पुलिस की बड़ी अच्छी ट्रेनिंग मिली हुई है कि किसको कैसे बचाना है, किसको कैसे फंसाना है। तो एकूज को बचाया और मुझे को फंसाने की कोशिश किया, लेकिन नहीं, मैं जीवन के आधे लम्हे भारतीय सेना को दिया हूँ। टिट फॉर टैट मैं कर सकता था, मैं सक्षम था, लेकिन नहीं, मैं कानून को हाथ में नहीं लिया, क्योंकि मुझे पता है कानून के हाथ में ले गए तो ये पुलिस मुझे दबोच लेगी, क्योंकि पुलिस उन्हीं के सब है। और पुलिस के ऊपर आरोप पहला कि जब क्रिमिनल रिकॉर्ड 5 था तो 1 क्यों दिया। दूसरी नंबर, हॉस्पिटल पर 112 गाड़ी किस लिए? जन नायक है ना, ये जन नायक नहीं है, ये पैसे उगाही के लिए है। मेरे केस से कंफर्म हुआ कि 112 गाड़ी पैसे वसूलने के लिए घूमती है। वहाँ पर जाकर इसने क्या, उनसे ही पूछा जाए तीनों इंस्पेक्टर से कि भाई आपने क्या एक्शन लिया है, और बेगर इन्फॉर्मेंट का। मैं वो एसआई कुंदन कुमार नाउ सब इंस्पेक्टर कुंदन कुमार से पूछा था कि भैया आपने केस कैसे कर दिया? बोला वो तो चौकीदार लेके आता, एप्लीकेशन हम लिख देते हैं, और 307, 379, 324 जैसे संगीन आरोप लगा जाता है। ये हालत है, ये हमारी पुलिस व्यवस्था की हालत है। मेरे पूरी पुलिस की बदनामी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरे केस में 3 इंस्पेक्टर, और उसके आगे कंप्लेंट करने के बाद भी एसएसपी आशीष साहब, नीलेश साहब, किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। जिस दिन वारदात हुआ था डॉक्टर गौरव मंगला थे, वो तो खुद थाना प्रभारी से बोल रहा है कि ये वही है जो 26 बार फ़ोन किया था। हम तो करेंगे ना, जब मेरे जान पर खतरा था तो हम करेंगे। तो ये पुलिस स्टेशन रखा किया गया है। मेरी लास्ट यही रेस्यूट है कि पुलिस स्टेशन को रिमूव कर दिया जाए और ये गुंडे मौलिया को दे दिया जाए। और एक और करते क्या हैं, ये करते क्या हैं, दिन रात पुलिस स्टेशन, ब्लॉक, हॉस्पिटल में इनकी दावेदारी चलती है और वहीं पर अपना जीवों का पार्जन होता है।
ना इनके पास खेती है, ना बिजनेस है, ना नौकरी है, तो खर्चा कहाँ से चलता है? पेट्रोल का पैसा। हालांकि वो कुछ भी करे उससे मुझे मतलब नहीं है, वो कुछ भी करे उससे मुझे मतलब नहीं है, लेकिन ये हमारे केस में तीनों पुलिस इंस्पेक्टर एक्यूज से भी ज़्यादा खतरनाक रोल किए हैं। तो दीनानाथ सिंह ने पुलिस पर ही गंभीर कदाचार एवं शक्ति का दुरुपयोग का आरोप लगा दिया है। इन पुलिस अधिकारियों, विशेष रूप से निरीक्षक कमल राम का आचरण निम्नलिखित अपराधों की श्रेणी में आता है: अपराधियों के साथ मिलीभगत एवं जानबूझकर लापरवाही, झूठी और प्रतिशोधात्मक प्राथमिकी दर्ज करना, वास्तविक साक्ष्यों को दबाना, न्यायिक प्रक्रिया में बाधा डालना। ऐसे अधिकारी पुलिस सेवा के योग्य नहीं है और जनता के विश्वास को गहरा आघात पहुंचा रहे हैं। प्रार्थना करते हुए दीनानाथ सिंह ने राज्यपाल को भी पत्र लिखा और निवेदन किया कि उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मैं विनम्रता पूर्वक निवेदन करता हूं कि मान्यवर कृपया इन तमाम लोगों पर उचित कार्रवाई की जाए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि छपरा के ईसुआपुर थाना क्षेत्र के परसा गांव में पुलिस ने मारपीट के इस मामले में महीनों से फरार चल रहे 3 नामजद आरोपियों के घर पर न्यायालय के आदेश के आलोक में ढोल नगाड़े के साथ इश्तेहार भी चस्पा किया था। इस संबंध में अपर थानाध्यक्ष सह अनुसंधानकर्ता मनीष कुमार ने बताया कि 3 अप्रैल 2024 को परसा गांव निवासी आर्मी ऑफिसर दीनानाथ सिंह पर जानलेवा हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया था। इस मामले में पीड़ित की लिखित शिकायत पर ईसुआपुर थाना कांड संख्या 107/24 दर्ज किया गया था। मामले में शक्ति सिंह, राकेश सिंह उर्फ तूफानी एवं दारा सिंह को नामजद अभियुक्त बनाया गया था। जांच के क्रम में आरोपों की पुष्टि होने के बाद पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी के लिए कई बार छापेमारी भी की, लेकिन सभी आरोपी गिरफ्तारी से बचते हुए फरार हो गए। तो अपर थानाध्यक्ष ने यह भी बताया कि लगातार फरार रहने के कारण ही न्यायालय से इश्तेहार निर्गत किया गया, जिसकी तामील मंगलवार को उस वक्त ढोल नगाड़े की मौजूदगी में की गई थी। आरोपियों को 30 दिनों के भीतर न्यायालय या पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया गया। इस कार्रवाई में अपर थानाध्यक्ष मनीष कुमार के साथ एसआई संजय शर्मा, एसआई उमेश प्रसाद, एएसआई फिरोज शाह, एएसआई सुधांशु सिंह, एएसआई मुकेश गिरी शामिल थे। तो सूबेदार मेजर जो कि रिटायर्ड हैं दीनानाथ सिंह ने ईसुआपुर थाने के थानाध्यक्ष, एसडीपीओ मसरख, पुलिस अधीक्षक सारण, पुलिस उप महानिरीक्षक सारण रेंज को यह जानकारी दी थी कि मेरे साथ गलत हुआ है। उन्होंने लिखा भी कि भूमि मेरी माताजी के नाम से विधिवत पंजीकृत है तथा उक्त भूमि पर आरोपियों का न तो कोई स्वामित्व है और न ही कोई कब्जा। यह स्पष्ट करता है कि आरोपियों ने न्यायालय को भ्रमित कर झूठे आधार पर राहत प्राप्त की है। माननीय न्यायालय द्वारा भी ये टिप्पणी की गई कि यदि भूमि आरोपियों की नहीं है तो यह तथ्य अनुसंधान अधिकारी द्वारा केस डायरी में क्यों नहीं दर्ज किया गया। तो कुछ मांग भी की गई आर्मी के जवान के द्वारा, जो इस प्रकार है: अंचलाधिकारी ईसुआपुर की रिपोर्ट एवं भूमि के दस्तावेजों को कांड संख्या 107/2024 की केस डायरी में दर्ज करें। अनुसंधान रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से अंकित करें कि विवादित भूमि का स्वामित्व आरोपियों का नहीं है। इस संबंध में सत्यापन रिपोर्ट उच्चाधिकारियों तथा न्यायालय को अग्रसारित करें ताकि न्यायिक प्रक्रिया में कोई भ्रम न रहे। संलग्न रूप में अंचलाधिकारी की रिपोर्ट एवं अन्य दस्तावेज प्रस्तुत है। आपसे निवेदन है कि कृपया इस प्रकरण में शीघ्र आवश्यक कार्रवाई करें ताकि न्याय में बाधा उत्पन्न न हो। तो एक आर्मी का जवान जो कि गुहार लगाता फिर रहा है, लेकिन उसके साथ न्याय नहीं हो रहा है। पुलिस की मिलीभगत के द्वारा जो है उन पर यह हमला किया गया था, जिसे दीनानाथ सिंह ने सुनियोजित प्लान बताया, जिसके तहत उन पर हमला किया, उन्हें जान से मारने की प्लानिंग थी। तो आखिर ये मामला क्या है, इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? डीजीपी से लेकर राज्यपाल तक इन्होंने चिट्ठी लिखी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। न्यूज हाट के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दें। धन्यवाद।